दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसा दिमाग जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। यही नहीं, आज के इस वीडियो में मैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी लेकर आया हूं, जिसे देखने के बाद आपको आइंस्टाइन के बारे में कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे एक महान वैज्ञानिक थे। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। उन्हें मुख्य रूप से सापेक्षता का सिद्धांत बनाने के लिए जाना जाता है, जिसने ब्रह्मांड को देखने का इंसानों का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टीन ने विज्ञान के एक अन्य क्षेत्र क्वांटम सिद्धांत में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके द्वारा खोजा गया ऊर्जा का एक प्रसिद्ध सूत्र, जिसे आमतौर पर E=mc² कहा जाता है, दुनिया का सबसे मशहूर समीकरण माना जाता है। विज्ञान की दुनिया में उनके इसी तरह के महान कामों और विशेष रूप से रोशनी के एक जरूरी नियम फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए उन्हें साल 1921 में दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शुरुआती जीवन और अमेरिका प्रस्थान जर्मनी के एक छोटे से राज्य में जन्मे आइंस्टीन साल 1895 में स्विट्जरलैंड चले गए और अगले ही साल उन्होंने अपनी पुरानी नागरिकता छोड़ दी। साल 1896 में जब वे केवल 17 साल के थे, उन्होंने ज्यूरिख शहर के एक बड़े कॉलेज में गणित और भौतिक विज्ञान के शिक्षक बनने की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और साल 1900 में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके एक साल बाद उन्हें स्विट्जरलैंड की नागरिकता मिल गई, जिसे उन्होंने जीवन भर अपने पास रखा। बाद में उन्हें बन शहर के पेटेंट ऑफिस में एक स्थायी सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी के दौरान ही साल 1905 में उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में अपनी बड़ी वैज्ञानिक किताब PhD शोध जमा की, जिसे पास कर दिया गया। साल 1914 में वे बर्लिन चले गए, जहां वे वहां की बड़ी विज्ञान संस्था और कॉलेज से जुड़े। साल 1917 में वे बर्लिन के एक बड़े भौतिक विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर बन गए और इस तरह वे दोबारा जर्मनी के नागरिक बने। साल 1933 में जब आइंस्टीन अमेरिका की यात्रा पर थे, तब जर्मनी में अडोल्फ हिटलर की तानाशाही सरकार सत्ता में आ गई। इसके बाद वे कभी जर्मनी वापस नहीं लौटे। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि जर्मनी परमाणु बम जैसा खतरनाक हथियार बना सकता है और उन्होंने सलाह दी कि अमेरिका को भी इस पर अपनी खोज शुरू कर देनी चाहिए। आइंस्टीन की इसी सलाह के बाद अमेरिका ने परमाणु बम बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। चमत्कारी साल और विज्ञान में क्रांति। साल 1905 को आइंस्टीन के जीवन का चमत्कारी साल कहा जाता है। इस एक ही साल में उन्होंने विज्ञान की दुनिया को हिला देने वाले 4 बड़े लेख प्रकाशित किए। इनमें उन्होंने रोशनी के प्रभाव के नियम को समझाया, अणुओं की हलचल के बारे में बताया, सापेक्षता का अपना विशेष सिद्धांत दुनिया के सामने रखा और यह साबित किया कि ऊर्जा और द्रव्यमान वजन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसके बाद साल 1915 में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को शामिल करते हुए सापेक्षता का एक और बड़ा और व्यापक सिद्धांत पेश किया। अगले साल छपे उनके एक लेख ने पूरे ब्रह्मांड की बनावट और उसके विकास को समझने का एक नया रास्ता दिखाया। साल 1917 में आइंस्टीन ने एक और महत्वपूर्ण लेख लिखा, जिसमें उन्होंने रोशनी के निकलने की एक विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया। उनकी इसी खोज के आधार पर आगे चलकर दुनिया में लेजर और मेसर जैसी आधुनिक तकनीकों का आविष्कार संभव हो सका। उनके इन विचारों से आगे चलकर विज्ञान की कई नई शाखाओं को बहुत फायदा हुआ। अपने करियर के बीच के हिस्से में आइंस्टीन ने कणों की गति और क्वांटम सिद्धांत में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने बताया कि रोशनी केवल एक लहर नहीं है, बल्कि उसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं, जिन्हें बाद में फोटॉन कहा गया। भारत के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के साथ मिलकर उन्होंने विज्ञान के एक नए नियम की नींव रखी, जिसे बोस-आइंस्टीन नियम कहा जाता है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में आइंस्टीन ने 2 बड़े प्रयास किए, जो दुर्भाग्य से सफल नहीं हो सके। पहला, वे क्वांटम विज्ञान में मानी जाने वाली कुछ अनिश्चित बातों से सहमत नहीं थे और उनका मानना था कि प्रकृति में सब कुछ पहले से तय नियमों के अनुसार चलता है।
इसी संदर्भ में उन्होंने अपना मशहूर वाक्य कहा था कि भगवान पासे नहीं खेलते। दूसरा, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और बिजली की चुंबकीय ताकत को मिलाकर एक इकलौता महासिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बनाने की बहुत कोशिश की। अपनी इसी अलग सोच के कारण वे अपने आखिरी दिनों में आधुनिक विज्ञान की मुख्यधारा से थोड़े अलग थलग पड़ गए थे। अलग थलग पड़ गए। कई चीजों के नाम उनके नाम पर है, जिसमें आइंस्टीनियम एलिमेंट भी शामिल है। 1999 में उन्हें टाइम का पर्सन ऑफ द सेंचुरी चुना गया। आइंस्टीन 1882 में उम्र 3 वर्ष। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन साम्राज्य के वुटेम्बर्ग किंगडम के एक नागरिक के तौर पर उल्म में हुआ था। उनके माता पिता सेक्युलर अश्केनाजी यहूदी थे, हरमन आइंस्टीन जो एक सेल्समैन और इंजीनियर थे, और पॉलिन कोच थे। 1880 में परिवार म्यूनिख के लुडविग्सवस्टाट इसारवोरस्टाट इलाके में चला गया, जहां आइंस्टीन के पिता और उनके चाचा जेकब ने इलेक्ट्रोटेक्निशे फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड कंपनी नाम की कंपनी शुरू की, जो डायरेक्ट करंट पर आधारित बिजली के उपकरण बनाती थी। जब वो बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता को चिंता थी कि उन्हें सीखने में दिक्कत है, क्योंकि वह बोलना बहुत धीरे सीखते थे। जब वो 5 साल के थे और बीमार होकर बिस्तर पर थे, तो उनके पिता उनके लिए एक कंपास लाए। इसने विद्युत चुंबकत्व के प्रति उनके आजीवन आकर्षण को जगाया। उन्होंने महसूस किया कि चीजों के पीछे कुछ गहराई से छिपा हुआ होना चाहिए। आइंस्टीन ने 5 वर्ष की आयु से म्यूनिख में सेंट पीटर के कैथोलिक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। जब वह 8 वर्ष के हुए तो उन्हें लुइटपोल्ड व्यायामशाला में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने उन्नत प्राथमिक और फिर माध्यमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त की। 1894 में हरमन और जेकब की कंपनी ने म्यूनिख में विद्युत प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अनुबंध के लिए निविदा दायर की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उनके पास उस पूंजी की कमी थी जो उनकी तकनीक को प्रत्यक्ष धारा से अधिक कुशल प्रत्यावर्ती धारा विकल्प में अपडेट करने के लिए आवश्यक होती। उनकी बोली की विफलता ने उन्हें अपने म्यूनिख कारखाने को बेचने और अन्यत्र नए अवसरों की तलाश करने के लिए मजबूर किया। आइंस्टीन परिवार इटली चला गया, पहले मिलान। उनके पिता चाहते थे कि वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, लेकिन वे एक झगड़ालू छात्र थे, जिन्हें जिम्नेजियम का नियम और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने लिखा कि स्कूल की सख्त रटने की पॉलिसी क्रिएटिविटी के लिए नुकसानदायक थी। दिसंबर 1894 के आखिर में एक डॉक्टर के खत ने लुइटपोल्ड के अधिकारियों को उन्हें देखभाल से मुक्त करने के लिए मना लिया, और वे पाविया में अपने परिवार के साथ मिल गए। इटली में एक टीनेजर के तौर पर उन्होंने ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन ए मैग्नेटिक फील्ड नाम का एक निबंध लिखा। आइंस्टीन कम उम्र से ही फिजिक्स और मैथ में बहुत अच्छे थे, और जल्द ही उन्होंने मैथमेटिकल एक्सपर्टीज हासिल कर ली, जो आमतौर पर उनसे कई साल बड़े बच्चे में ही होती है। जब वे 12 साल के थे, तब उन्होंने खुद से अलजेब्रा, कैलकुलस और यूक्लिडियन ज्योमेट्री सीखना शुरू किया। उन्होंने इतनी तेजी से तरक्की की कि अपने 13वें जन्मदिन से पहले ही पाइथागोरस थ्योरम का ओरिजिनल प्रूफ खोज लिया। एक फैमिली ट्यूटर मैक्स टैल्म ने कहा कि 12 साल के आइंस्टीन को ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक देने के कुछ ही समय बाद लड़के ने पूरी किताब पढ़ ली थी। इसके बाद उसने खुद को हायर मैथमेटिक्स में लगा दिया। जल्द ही उसकी मैथमेटिकल जीनियस की उड़ान इतनी ऊंची हो गई कि मैं उसका पीछा नहीं कर सका। आइंस्टीन ने लिखा कि उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए उनका प्यार इतना ज्यादा था कि 12 साल की उम्र में ही उन्हें यकीन हो गया था कि नेचर को मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के रूप में समझा जा सकता है। 1893 में आइंस्टीन, उम्र 14 वर्ष, 13 साल की उम्र में जब उनके शौक के दायरे में संगीत और दर्शन शास्त्र भी शामिल हो गई थी, तलमुड ने आइंस्टीन को कांट की प्रसिद्ध दार्शनिक किताब से मिलवाया। आइंस्टीन और मैरिक के बीच बातचीत, जो 1987 में मिली और प्रकाशित हुई, उससे पता चला कि इस जोड़े की एक बेटी थी जिसका नाम लिसेरल था। वो 1902 की शुरुआत में पैदा हुई थी, जब मैरिक नोवी सैड में अपने माता पिता से मिलने गई थी। जब मैरिक स्विट्जरलैंड लौटी तो बच्ची उनके साथ नहीं थी।
लिसेरल का क्या हुआ, ये पक्का नहीं है। सितंबर 1903 में लिखे एक पत्र में आइंस्टीन ने बताया कि लड़की को या तो गोद दे दिया गया था या बचपन में ही लाल बुखार स्कारलेट फीवर से उसकी मौत हो गई थी। आइंस्टीन और मैरिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हैंस एल्बर्ट का जन्म बर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ। उनके बेटे एडुआर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। एडुआर्ड के आने से पहले के महीनों में आइंस्टीन ने मैरी विंटेलर को जो पत्र लिखे थे, उनमें उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार को गुमराह बताया और उस छूटे हुए जीवन पर शोक व्यक्त किया, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि अगर उन्होंने विंटेलर से शादी की होती तो उनका जीवन आनंदमय होता। मैं हर खाली मिनट में आपके बारे में दिल से प्यार से सोचता हूँ और इतना दुखी हूँ जितना केवल एक आदमी हो सकता है। 1912 में आइंस्टीन ने एल्सा लोवेंथाल के साथ एक रिश्ते में प्रवेश किया, जो उनकी मां की तरफ से उनकी पहली चचेरी बहन और उनके पिता की तरफ से दूसरी चचेरी बहन थी। जब अप्रैल 1914 में उनके साथ बर्लिन जाने के तुरंत बाद मैरिक को उनकी बेवफाई का पता चला, तो वह हंस एल्बर्ट और एडवर्ड को अपने साथ लेकर ज्यूरिख लौट आए। आइंस्टीन और मैरिक को 14 फरवरी 1919 को इस आधार पर तलाक मिल गया कि वे 5 साल से अलग रह रहे थे। तलाक के समझौते के तहत आइंस्टीन इस बात पर सहमत हुए कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वे मिलने वाला पैसा मैरिक को दे देंगे। 2 साल बाद उन्हें पुरस्कार मिला। एल्बर्ट और एल्सा आइंस्टीन 1921 में न्यूयॉर्क पहुंचे। आइंस्टीन ने 1919 में लोवेनथल से शादी की। 1923 में उन्होंने अपने करीबी दोस्त हैंस मोहसम की भतीजी बेट्टी न्यूमैन नाम की एक सहायक सेक्रेटरी के साथ रिश्ता शुरू किया। फिर भी लोवेनथल उनके प्रति वफादार रही। 1933 में जब वे यूनाइटेड स्टेट्स गए तो उनके साथ रही। 1935 में उन्हें दिल और किडनी की समस्याओं का पता चला। दिसंबर 1936 में उनकी मौत हो गई। 2006 में यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा जारी आइंस्टीन के पत्रों के एक संग्रह में कुछ अन्य महिलाओं को जोड़ा गया जिनके साथ वह रोमांटिक रूप से जुड़े हुए थे। उनमें मार्गरेट लेबेक एक विवाहित ऑस्ट्रियाई, एस्टेला कैट्ज़िनलिनबोगेन एक फूलों के व्यवसाय की अमीर मालिक, टोनी मैंडल एक अमीर यहूदी विधवा और एथेल मिचनोवस्की एक बर्लिन की समाज सेविका शामिल थी, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और जिनसे उन्होंने लोवेनथाल से विवाहित होने के दौरान उपहार स्वीकार किए। विधवा होने के बाद आइंस्टीन कुछ समय के लिए मार्गारीटा कोनेनकोवा के साथ रिश्ते में थे, जिन्हें कुछ लोग रूसी जासूस मानते थे। उनके पति रूसी मूर्तिकार सर्गेई कोनेनकोव ने प्रिंसटन के एडवांस स्टडी संस्थान में आइंस्टीन की कांस्य प्रतिमा बनाई थी। लगभग 20 वर्ष की आयु में तीव्र मानसिक बीमारी के एक दौर के बाद आइंस्टीन के बेटे एडुआर्ड को सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी का पता चला था। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी या तो अपनी मां की देखभाल में बिताई या कुछ समय के लिए मानसिक अस्पताल पागलखाने में बंद रहे। उनकी मां की मौत के बाद उन्हें हमेशा के लिए ज्यूरिख के मनोरोग विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। आइंस्टीन ने 1900 में फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल से स्नातक ग्रेजुएशन किया और गणित तथा भौतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए योग्य प्रमाणित थे। फरवरी 1901 में स्विस नागरिकता हासिल करने के बाद उन्हें हमेशा की तरह सेना में भर्ती नहीं होना पड़ा। स्विस अधिकारियों ने उन्हें सैन्य सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य माना। उन्होंने पाया कि स्विस स्कूलों को भी उनकी कोई जरूरत नहीं थी। लगभग 2 साल तक आवेदन करने के बावजूद उन्हें पढ़ाने का कोई पद नहीं दिया गया। अंततः मार्सेल ग्रॉसमैन के पिता की मदद से उन्हें बर्न में स्विस पेटेंट ऑफिस में सहायक परीक्षक स्तर 3 का पद मिला। आइंस्टीन के डेस्क पर उनके मूल्यांकन के लिए आए पेटेंट आवेदनों में बजरी छांटने वाली मशीन और बिजली से चलने वाले टाइपराइटर के विचार शामिल थे। उनके मालिक उनके काम से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने 1903 में उनके पद को स्थायी कर दिया। हालांकि वे यह नहीं सोचते थे कि उन्हें तब तक पदोन्नत किया जाना चाहिए जब तक कि वो मशीन तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेते। ये सोचा जा सकता है कि पेटेंट कार्यालय में उनके काम का उनके सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के विकास पर असर पड़ा हो।
सिग्नल का प्रसारण, ट्रांसमिशन और घड़ियों का समय मिलाना, सिंक्रोनाइजेशन, ये बातें उनके पास मूल्यांकन के लिए भेजे गए कुछ आविष्कारों में भी शामिल थी। 1902 में आइंस्टीन और उनके दोस्त कॉनराड हैबिक्ट और मॉरिस सोलोविन, जिनसे वे बर्न में मिले थे, ने एक समूह बनाया जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें करते थे। उनके क्लब के लिए ओलंपिया अकेडमी नाम चुनना ओलंपियन स्तर से बहुत दूर होने पर एक अजीब टिप्पणी थी। कभी कभी उनके साथ मैरिक भी शामिल हो जाती थी, जो उनकी बातचीत में सिर्फ ध्यान से सुनने तक ही अपनी भागीदारी सीमित रखती थी। जिन विचारकों के कामों पर उन्होंने विचार किया, उनमें हेनरी पोकारे, अर्नस्ट माच और डेविड ह्यूम शामिल थे, जिन सभी ने आइंस्टीन के बाद के विचारों और विश्वासों पर काफी असर डाला। आइंस्टीन का 1905 का शोध प्रबंध, आणविक आयामों का एक नया निर्धारण। आइंस्टीन का पहला शोध पत्र, केशिकात्व की घटना से निकाले गए निष्कर्ष, जिसमें उन्होंने अंतर आणविक आकर्षण का एक मॉडल प्रस्तावित किया था, जिसे बाद में उन्होंने बेकार बताकर अस्वीकार कर दिया, 1901 में एनल इन डेर फिजिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उनके 24 पृष्ठ के डॉक्टरेट शोध प्रबंध में आणविक भौतिकी के एक विषय पर भी चर्चा की गई थी, आणविक आयामों का एक नया निर्धारण शीर्षक, और अपने दोस्त मार्सेल ग्रॉसमैन को समर्पित। ये 30 अप्रैल 1905 को पूरा हुआ और 3 महीने बाद ज्यूरिख विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अल्फ्रेड क्लेनर द्वारा मंजूर किया गया। आइंस्टीन को औपचारिक रूप से 15 जनवरी 1906 को पीएचडी से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन ने 1905 में जो 4 अन्य कार्य पूरे किए, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, ब्राउनियन गति, सापेक्षता के उनके विशेष सिद्धांत और द्रव्यमान और ऊर्जा की बराबरी पर उनके प्रसिद्ध शोध पत्र ने इस वर्ष को भौतिक विज्ञान के लिए एक चमत्कारी वर्ष बना दिया। इन प्रकाशनों ने आइंस्टीन के समय के लोगों पर बहुत असर डाला। एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर आइंस्टीन का समय 1908 में खत्म होने वाला था, जब उन्हें बर्न यूनिवर्सिटी में कनिष्ठ शिक्षण जूनियर टीचिंग का पद मिला। 1909 में ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में विद्युत गतिकी पर उनके एक व्याख्यान लेक्चर की, जिसकी अल्फ्रेड क्लेनर ने बहुत तारीफ की थी, जिसके बाद ज्यूरिख ने उन्हें बर्न से एक नई सह प्रोफेसरशिप देकर आकर्षित किया। अप्रैल 1911 में उन्हें पूर्ण प्रोफेसरशिप में पदोन्नति मिली, जब उन्होंने प्राग में जर्मन चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी में एक मुख्य पद संभाला, एक ऐसा कदम जिसके लिए उन्हें ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का ऑस्ट्रियाई नागरिक बनना पड़ा, जो पूरा नहीं हुआ। प्राग में अपने समय में उन्होंने 11 शोध पत्र लिखे। 1913 में ज्यूरिख में अपने साथियों के साथ आइंस्टीन 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 1911 तक आइंस्टीन ने भौतिक विज्ञान पर पहली 16वें संगोष्ठी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जुलाई 1912 में वे सैद्धांतिक भौतिकी में मुख्य पद संभालने के लिए अपने पुराने कॉलेज ज्यूरिख लौट आए। वहां उनकी शिक्षण गतिविधियां ऊष्मागतिकी और विश्लेषणात्मक यांत्रिकी पर केंद्रित थीं, और उनके शोध के हितों में ऊष्मा का आणविक सिद्धांत, सतत यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण के सापेक्षता सिद्धांत का विकास शामिल था। बाद वाले विषय पर उनके काम में उन्हें उनके दोस्त मार्सेल ग्रॉसमैन ने मदद की, जिनकी जरूरी गणित की जानकारी उनसे ज्यादा थी। 1913 के वसंत में 2 जर्मन आगंतुक, मैक्स प्लैंक और वॉल्थर नर्नेस्ट, ज्यूरिख में आइंस्टीन से मिलने आए, इस उम्मीद में कि वे उन्हें बर्लिन में रहने के लिए मना लेंगे। उन्होंने उन्हें प्रशिया अकेडमी ऑफ साइंसेस की सदस्यता, योजनाबद्ध कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स के निदेशक पद और बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में एक मुख्य पद की पेशकश की, जो उन्हें प्रोफेसर के वेतन द्वारा समर्थित अपने शोध को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा, लेकिन उन्हें कोई शिक्षण कर्तव्य का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। उनका निमंत्रण उनके लिए और भी आकर्षक था क्योंकि बर्लिन उनकी नवीनतम प्रेमिका एल्सा लोवेंथाल का घर था। वो 24 जुलाई 1913 को विधिवत अकादमी में शामिल हो गए और 1 अप्रैल 1914 को बर्लिन के डाहलेम जिले में एक मकान में चले गए। इसके तुरंत बाद उन्हें हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जब अक्टूबर 1914 में 99 का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, एक दस्तावेज जिस पर कई प्रमुख जर्मन विचारकों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसने जर्मनी की आक्रामकता को उचित ठहराया था,
आइंस्टीन उन कुछ जर्मन बुद्धिजीवियों में से एक थे जिन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया और इसके बजाय वैकल्पिक शांतिपूर्ण यूरोपियों के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालांकि जर्मन नीति के बारे में उनके संदेह की यह अभिव्यक्ति उन्हें 1916 में जर्मन फिजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने से नहीं रोक पाए। जब अगले वर्ष कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स ने अपने दरवाजे खोले, युद्ध के कारण इसकी नींव में देरी हुई थी। आइंस्टीन को इसका पहला निदेशक नियुक्त किया गया, जैसा कि प्लैंक और नर्नस्ट ने वादा किया था। 1920 में आइंस्टीन को रॉयल नीदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का विदेशी सदस्य चुना गया और 1921 में रॉयल सोसाइटी का विदेशी सदस्य। 1952 में उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस बिंदु पर कुछ भौतिकविदों ने अभी भी सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को संदेह के साथ देखा और नोबेल प्रशस्ति पत्र ने फोटोइलेक्ट्रिसिटी पर काम के बारे में भी संदेह का एक स्तर प्रदर्शित किया जिसे उसने स्वीकार किया। इसने प्रकाश की कणिका प्रकृति की आइंस्टीन की धारणा को सहमति नहीं दी, जिसने केवल पूरे वैज्ञानिक समुदाय को तब जीता जब सत्येंद्र नाथ बोस ने 1924 में प्लैंक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। उसी वर्ष आइंस्टीन को अमेरिकी कला और विज्ञान अकादमी का अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य चुना गया। ब्रिटेन में नोबेल पुरस्कार के सबसे करीबी समकक्ष रॉयल सोसाइटी का कोपले मेडल 1925 तक आइंस्टीन के गले में नहीं लटका था। उन्हें 1930 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया। आइंस्टीन ने मार्च 1933 में प्रशिया अकादमी से इस्तीफा दे दिया। बर्लिन में उनकी उपलब्धियों में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को पूरा करना, आइंस्टीन डी हास प्रभाव को साबित करना, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत में योगदान देना और बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का विकास शामिल था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 29 मई 1979 के ग्रहण के अवलोकन प्रिंसिपे और सोबल में किए गए के बाद गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के मुड़ने की पुष्टि की रिपोर्ट दी, जिसे 6 नवंबर 1979 को लंदन में रॉयल सोसाइटी और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक संयुक्त बैठक में पेश किया गया था। 1907 में आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत से गुरुत्वाकर्षण के एक नए विचार तक के अपने लंबे सफर में 1 मील का पत्थर हासिल किया, जिसमें उन्होंने अपना समानता का सिद्धांत इक्विवेलेंस प्रिंसिपल बनाया, जो ये दावा करता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आजादी से गिरते हुए एक बक्से में बैठा प्रेक्षक ऑब्जर्वर इस बात का कोई सबूत नहीं ढूंढ पाएगा कि वो क्षेत्र मौजूद है। 1911 में उन्होंने पहली बार सूरज के पास से गुजरने वाली रोशनी के गुरुत्वाकर्षण झुकाव की गणना की, एक भविष्यवाणी जिसे बाद में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के पूरा होने पर सुधारा गया। 1913 में उन्होंने अपनी गणना पर फिर से काम किया। अब उन्हें एक गैर यूक्लिडियन 4 आयामी स्पेस टाइम के रीमैन वक्रता टेंसर के साथ गुरुत्वाकर्षण को मॉडल करने का एक तरीका मिल गया था। 1915 के पतझड़ तक रीमानियन ज्यामिति के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण के गणित की उनकी पुनर्कल्पना पूरी हो गई थी और उन्होंने अपने नए सिद्धांत को न केवल एक गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में सूर्य के व्यवहार पर लागू किया, बल्कि एक अन्य खगोलीय घटना बुध ग्रह की कक्षा के धीमे बहाव बुध की अंडाकार कक्षा में उस बिंदु पर धीमा बहाव जिस पर वह सूर्य के सबसे निकट पहुंचता है पर भी लागू किया। 29 मई 1979 को हुए सूर्य के पूर्ण ग्रहण ने गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के उनके सिद्धांत को परखने का अवसर प्रदान किया। उदाहरण के लिए 7 नवंबर 1979 को ब्रिटेन के जाने माने अखबार द टाइम्स ने एक मुख्य सुर्खी छापी जिसमें लिखा था, विज्ञान में क्रांति, ब्रह्मांड का नया सिद्धांत, न्यूटन के विचारों को खत्म किया गया। भौतिकी के लिए 1921 का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद आइंस्टीन का आधिकारिक चित्र एडिंगटन के ग्रहण के अवलोकन की न सिर्फ अकादमिक पत्रिकाओं में बल्कि आम अखबारों में भी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग हुई। आइंस्टीन शायद दुनिया के पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए, एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसे पुराने मॉडल को तोड़ दिया था जो 17वीं सदी से ही भौतिकविदों की ब्रह्मांड की समझ के लिए बुनियादी था। आइंस्टीन ने अपनी नई जिंदगी अमेरिका में एक बौद्धिक प्रतीक के तौर पर शुरू की,
जहां वे 2 अप्रैल 1921 को पहुंचे। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर जॉन फ्रांसिस हिलनर ने उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने 3 हफ्ते व्याख्यान, लेक्चर देने और स्वागत समारोहों में हिस्सा लेने में बिताए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन में कई बार भाषण दिया और वॉशिंगटन में उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रतिनिधियों के साथ व्हाइट हाउस का दौरा किया। 1911 में उन्होंने पहली बार सूरज के पास से गुजरने वाली रोशनी के गुरुत्वाकर्षण झुकाव की गणना की, एक भविष्यवाणी जिसे बाद में सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के पूरा होने पर सुधारा गया। 1913 में उन्होंने अपनी गणना पर फिर से काम किया। अब उन्हें एक गैर यूक्लिडियन 4 आयामी स्पेस टाइम के रीमैन वक्रता टेंसर के साथ गुरुत्वाकर्षण को मॉडल करने का एक तरीका मिल गया था। 1915 के पतझड़ तक रीमानियन ज्यामिति के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण के गणित की उनकी पुनर्कल्पना पूरी हो गई थी और उन्होंने अपने नए सिद्धांत को न केवल एक गुरुत्वाकर्षण लेंस के रूप में सूर्य के व्यवहार पर लागू किया, बल्कि एक अन्य खगोलीय घटना, बुध ग्रह की कक्षा के धीमे बहाव, बुध की अंडाकार कक्षा में उस बिंदु पर धीमा बहाव जिस पर वह सूर्य के सबसे निकट पहुंचता है, पर भी लागू किया। 29 मई 1979 को हुए सूर्य के पूर्ण ग्रहण ने गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के उनके सिद्धांत को परखने का अवसर प्रदान किया। उदाहरण के लिए 7 नवंबर 1979 को ब्रिटेन के जाने माने अखबार द टाइम्स ने एक मुख्य सुर्खी छापी जिसमें लिखा था, विज्ञान में क्रांति, ब्रह्मांड का नया सिद्धांत, न्यूटन के विचारों को खत्म किया गया। भौतिकी के लिए 1921 का नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद आइंस्टीन का आधिकारिक चित्र, एडिंगटन के ग्रहण के अवलोकन की न सिर्फ अकादमिक पत्रिकाओं में बल्कि आम अखबारों में भी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग हुई। आइंस्टीन शायद दुनिया के पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए, एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसे पुराने मॉडल को तोड़ दिया था जो 17वीं सदी से ही भौतिकविदों की ब्रह्मांड की समझ के लिए बुनियादी था। आइंस्टीन ने अपनी नई जिंदगी अमेरिका में एक बौद्धिक प्रतीक के तौर पर शुरू की, जहां वे 2 अप्रैल 1921 को पहुंचे। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर जॉन फ्रांसिस हिलनर ने उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने 3 हफ्ते व्याख्यान, लेक्चर देने और स्वागत समारोहों में हिस्सा लेने में बिताए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन में कई बार भाषण दिया और वॉशिंगटन में उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रतिनिधियों के साथ व्हाइट हाउस का दौरा किया। 1922 में पूर्वी गोलार्ध का दौरा करने के आइंस्टीन के फैसले का मतलब था कि वह उस साल दिसंबर में नोबेल पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए स्टॉकहोम नहीं जा सके। पारंपरिक नोबेल भोज में उनकी जगह एक जर्मन राजनयिक ने ली, जिसने न केवल एक भौतिकविद बल्कि शांति के लिए एक प्रचारक के रूप में उनकी तारीफ करते हुए भाषण दिया। 1923 में स्पेन की 2 हफ्ते की यात्रा के दौरान उन्हें एक और अवार्ड मिला, स्पेनिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की सदस्यता, जिसके निशान के तौर पर किंग अल्फोंसो 13वें ने उन्हें एक प्रमाण पत्र डिप्लोमा दिया था। उनकी स्पेनिश यात्रा ने उन्हें एक साथी नोबेल पुरस्कार विजेता न्यूरोएनाटोमिस्ट सैंटियागो रामोन वाई काजल से मिलने का भी मौका दिया। आइंस्टीन बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति राष्ट्र संघ के एक सत्र में, जिसके वे 1922 से 1932 तक सदस्य थे। 1922 से 1932 तक, 1923 और 1924 के कुछ महीनों को छोड़कर आइंस्टीन राष्ट्र संघ की जिनेवा स्थित बौद्धिक सहयोग समिति के सदस्य थे। ये समूह संघ द्वारा वैज्ञानिकों, कलाकारों, विद्वानों, शिक्षकों और मन के जीवन में लगे अन्य लोगों को अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ अधिक निकटता से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया था। 2 कैथोलिक कार्यकर्ताओं की साजिशों के कारण उन्हें स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि के बजाय एक जर्मन प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। महासचिव एरिक ड्रमंड को आइंस्टीन को स्विस विचारक के लिए आरक्षित समिति में स्थान देने से इनकार करने के लिए राजी करके उन्होंने गोंज़ेग डे रेनॉल्ड के लिए एक अवसर पैदा किया, जिन्होंने पारंपरिक कैथोलिक सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में राष्ट्र संघ में अपनी स्थिति का उपयोग किया। आइंस्टीन के पूर्व भौतिकी के प्रोफेसर हेनरिक लोरेंस और पोलिश रसायनज्ञ मैरी क्यूरी भी समिति के सदस्य थे। मार्च और अप्रैल 1925 में आइंस्टीन और उनकी पत्नी ने साउथ अमेरिका का दौरा किया, जहां उन्होंने लगभग 1 हफ्ता ब्राजील में,
1 हफ्ता उरुग्वे में और 1 महीना अर्जेंटीना में बिताया। उनके दौरे का सुझाव जॉर्ज डुक्लाउट और मॉरिसियो नीरेनस्टीन ने दिया था। इसमें जूलियो रे पास्टा, जेकब लॉब और लियोपोल्डो लुगोन सहित कई अर्जेंटीना के विद्वानों का समर्थन था। इसे मुख्य रूप से ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय की परिषद और अर्जेंटीना हिब्रू एसोसिएशन द्वारा वित्तपोषित किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना जर्मनिक सांस्कृतिक संस्थान का एक छोटा सा योगदान भी शामिल था। न्यूयॉर्क शहर पहुंचने के बाद आइंस्टीन को कई जगहों और कार्यक्रमों में ले जाया गया, जिसमें चाइनाटाउन, द न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकों के साथ दोपहर का भोजन और मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में कामेन का एक प्रदर्शन शामिल था, जहां उनके पहुंचने पर दर्शकों ने उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद के दिनों में उन्हें मेयर जिमी वॉकर ने शहर की चाबियां दी और कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निकोलस मुरे बटलर से मिले, जिन्होंने आइंस्टीन को दिमाग का शासक सम्राट बताया। न्यूयॉर्क के रिवरसाइड चर्च के पादरी हैरी इमर्सन फॉस्डिक ने आइंस्टीन को चर्च का दौरा कराया और उन्हें एक पूर्ण आकार की मूर्ति दिखाई, जिसे चर्च ने प्रवेश द्वार पर खड़े आइंस्टीन की बनवाई थी। न्यूयॉर्क में अपने ठहराव के दौरान वह हनुका उत्सव के दौरान मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 15,000 लोगों की भीड़ में शामिल हुए। चैपलिन की सिटी लाइट्स के हॉलीवुड प्रीमियर में चार्ली चैपलिन के साथ आइंस्टीन। जनवरी 1931, कैलटेक के छात्रों को संबोधित करते हुए आइंस्टीन ने कहा कि विज्ञान अक्सर अच्छे से ज्यादा नुकसान करने की कोशिश करता है। युद्ध के प्रति इस नफरत की वजह से आइंस्टीन की दोस्ती लेखक अपटन सिंक्लेयर और फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन से भी हुई, जो दोनों अपनी शांति के लिए जाने जाते थे। यूनिवर्सल स्टूडियो के प्रमुख कार्ल लेमले ने आइंस्टीन को अपने स्टूडियो का दौरा कराया और चैपलिन से मिलवाया। उनके बीच तुरंत अच्छी दोस्ती हो गई। चैपलिन ने आइंस्टीन और उनकी पत्नी एल्सा को अपने घर रात के खाने पर बुलाया। चैपलिन ने कहा कि आइंस्टीन का बाहरी व्यक्तित्व शांत और सौम्य, एक बहुत ज्यादा भावुक स्वभाव को छुपाता हुआ लगता था, जिससे उनकी असाधारण बौद्धिक ऊर्जा आए। चैपलिन की फिल्म सिटी लाइट्स का प्रदर्शन कुछ दिनों बाद हॉलीवुड में होना था, और चैपलिन ने आइंस्टीन और एल्सा को अपने खास मेहमान के तौर पर शामिल होने के लिए बुलाया। आइंस्टीन के जीवनी लेखक वाल्टर आइजैक्सन ने इसे प्रसिद्धि के नए युग के सबसे यादगार दृश्यों में से एक बताया। चैपलिन ने बाद में बर्लिन की अपनी यात्रा पर आइंस्टीन से उनके घर पर मुलाकात की और अपने मामूली छोटे फ्लैट और पियानो को याद किया, जिस पर उन्होंने अपना सिद्धांत लिखना शुरू किया था। चैपलिन ने अनुमान लगाया कि इसे संभवतः नाजियों द्वारा जलाने की लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिल्म के प्रदर्शन पर आइंस्टीन और चैपलिन का उत्साहवर्धन किया गया। चैपलिन ने आइंस्टीन से कहा, वे मेरा उत्साहवर्धन करते हैं क्योंकि वे मुझे समझते हैं, और वे आपका उत्साहवर्धन करते हैं क्योंकि कोई भी आपको नहीं समझता है। अपने शांतिवाद के पंख छोड़ने के बाद आइंस्टीन का व्यंग्य चित्र लगभग 1933। फरवरी 1933 में यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर आइंस्टीन को पता था कि जर्मनी के नए चांसलर अडोल्फ हिटलर के तहत नाजियों के सत्ता में आने के साथ वो जर्मनी वापस नहीं जा सकते। 1933 की शुरुआत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन्होंने पासाडेना में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी तीसरी 2 महीने की अतिथि प्रोफेसरशिप ली। फरवरी और मार्च 1933 में खुफिया पुलिस गेस्टापो ने बर्लिन में उनके परिवार के मकान पर बार-बार छापा मारा। वो और उनकी पत्नी एल्सा मार्च में यूरोप लौट आए और यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि जर्मन संसद ने 23 मार्च को विशेष कानून पास कर दिया था, जिससे हिटलर की सरकार असल में एक कानूनी तानाशाही में बदल गई थी और वे बर्लिन नहीं जा पाएंगे। बाद में उन्होंने सुना कि उनकी झोपड़ी पर नाजियों ने छापा मारा था और आइंस्टीन की निजी नाव को जब्त कर लिया गया था। 28 मार्च को बेल्जियम के एंटवर्प में उतरने के बाद आइंस्टीन तुरंत जर्मन वाणिज्य दूतावास गए और अपना पासपोर्ट जमा कर दिया, औपचारिक रूप से अपनी जर्मन नागरिकता का त्याग कर दिया। पहले तो त्याग को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन नाजी सरकार ने अंततः 24 मार्च 1934 को उनकी नागरिकता रद्द कर दी। बाद में नाजियों ने उनकी नाव बेच दी और उनकी झोपड़ी को हिटलर युवा शिविर में बदल दिया। इतिहासकार गेराल्ड होल्टन बताते हैं कि कैसे
उनके साथियों द्वारा लगभग कोई विरोध नहीं किए जाने के बावजूद हजारों यहूदी वैज्ञानिकों को अचानक अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उनके नाम उन संस्थानों की सूची से हटा दिए गए जहां वे काम कर रहे थे। एक महीने बाद आइंस्टीन की रचनाएं जर्मन स्टूडेंट यूनियन द्वारा नाजी किताबों को जलाने के मामले में निशाना बनाए गए लोगों में से थी। नाजी प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स ने घोषणा की, यहूदी बुद्धिजीवियों की मौत हो चुकी है। एक जर्मन पत्रिका ने उन्हें जर्मन शासन के दुश्मनों की सूची में अभी तक फांसी नहीं दी गई वाक्यांश के साथ शामिल किया और उनके सिर पर $5000 का इनाम रखा। भौतिक विज्ञानी और दोस्त मैक्स बॉर्न को बाद में लिखे एक पत्र में, जो पहले ही जर्मनी से इंग्लैंड जा चुके थे, आइंस्टीन ने लिखा, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उनकी अमेरिका जाने के बाद उन्होंने पुस्तक जलाने को उन लोगों द्वारा सहज भावनात्मक विस्फोट के रूप में वर्णित किया जो लोकप्रिय ज्ञान से दूर रहते हैं और दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा बौद्धिक स्वतंत्रता वाले पुरुषों के प्रभाव से डरते हैं। आइंस्टीन अब बिना किसी स्थायी घर के थे, अनिश्चित थे कि वह कहां रहेंगे और काम करेंगे, और जर्मनी में अभी भी अनगिनत अन्य वैज्ञानिकों के भविष्य के बारे में समान रूप से चिंतित थे। ब्रिटिश लिबरल राजनेता विलियम बेवरिज द्वारा अप्रैल 1933 में शिक्षाविदों को नाजी उत्पीड़न से बचने में मदद करने के लिए स्थापित अकादमिक सहायता परिषद की सहायता से आइंस्टीन जर्मनी छोड़ने में सक्षम हुए। जुलाई 1933 के अंत में उन्होंने ब्रिटिश संसद सदस्य कमांडर ओलिवर लॉकर लैम्पसन के निमंत्रण पर लगभग 6 सप्ताह के लिए इंग्लैंड का दौरा किया, जो पिछले वर्षों में उनके मित्र बन गए थे। लॉकर लैम्पसन ने उन्हें नॉर्फॉक के रॉटन पैरिश में रॉटन हीथ पर एक एकांत लकड़ी के केबिन में अपने क्रोमर घर के पास रहने के लिए आमंत्रित किया। आइंस्टीन की सुरक्षा के लिए लॉकर लैम्पसन ने उनके ऊपर 2 अंगरक्षकों की निगरानी रखी। शॉटगन ले जाने और आइंस्टीन की रखवाली करते हुए उनकी एक तस्वीर 24 जुलाई 1933 को डेली हेरल्ड में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश इतिहासकार मार्टिन गिलबर्ट ने लिखा है कि चर्चिल ने तुरंत जवाब दिया और अपने दोस्त भौतिक विज्ञानी फ्रेडरिक लिंडमैन को यहूदी वैज्ञानिकों की तलाश करने और उन्हें ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में रखने के लिए जर्मनी भेजा। चर्चिल ने बाद में देखा कि जर्मनी द्वारा यहूदियों को बाहर निकालने के परिणामस्वरूप उन्होंने अपने तकनीकी मानकों को कम कर दिया था और मित्र राष्ट्रों की तकनीक को अपने से आगे रखा था। बाद में आइंस्टीन ने दूसरे देशों के नेताओं से संपर्क किया, जिसमें तुर्की के प्रधानमंत्री इस्मत इनोनू भी शामिल थे, जिन्हें उन्होंने सितंबर 1933 में बेरोजगार जर्मन यहूदी वैज्ञानिकों को नौकरी देने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था। आइंस्टीन के पत्र के परिणामस्वरूप तुर्की में आमंत्रित यहूदियों की कुल संख्या अंततः 1000 से ज्यादा बचाए गए लोग हो गई। लॉकर लैम्पसन ने आइंस्टीन को ब्रिटिश नागरिकता देने के लिए संसद में एक कानून बिल भी पेश किया, जिस दौरान आइंस्टीन ने यूरोप में पनप रहे संकट का वर्णन करते हुए कई सार्वजनिक कार्यक्रम किए। अपने एक भाषण में उन्होंने यहूदियों के साथ जर्मनी के व्यवहार की निंदा की, जबकि उसी समय उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदी नागरिकता को बढ़ावा देने वाला एक कानून पेश किया, क्योंकि उन्हें कहीं और नागरिकता देने से मना किया जा रहा था। अपने भाषण में उन्होंने आइंस्टीन को दुनिया का नागरिक बताया, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम में एक अस्थायी आश्रय दिया जाना चाहिए। हालांकि दोनों कानून असफल हो गए और आइंस्टीन ने तब प्रिंसटन, न्यू जर्सी, अमेरिका में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी से एक निवासी विद्वान रेजिडेंट स्कॉलर बनने का एक पुराना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 3 अक्टूबर 1933 को आइंस्टीन ने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में खचाखच भरे दर्शकों के सामने अकादमिक आजादी के महत्व पर एक भाषण दिया। द टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पूरे समय उनका जोरदार स्वागत किया गया। 4 दिन बाद वे अमेरिका लौट आए और इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में एक पद संभाला, जो नाजी जर्मनी से भाग रहे वैज्ञानिकों के लिए एक शरण स्थली बनने के लिए जाना जाता है। उस समय हार्वर्ड, प्रिंसटन और येल सहित अधिकांश अमेरिकी विश्वविद्यालयों में यहूदी शिक्षक या छात्र न्यूनतम या बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनका यहूदी कोटा 1940 के दशक के अंत तक चला। आइंस्टीन अभी भी अपने भविष्य को लेकर अनिर्णीत थे। उन्हें क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड सहित कई यूरोपीय विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मिले।
जहां वे मई 1931 और जून 1933 के बीच 30 छोटी अवधि के लिए रहे और उन्हें 5 साल की शोध छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। लेकिन 1935 में उन्होंने संयुक्त राज्य में स्थायी रूप से रहने और नागरिकता के लिए आवेदन करने का निर्णय लिया। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के साथ आइंस्टीन का जुड़ाव 1925 में उनकी मृत्यु तक रहा। वो नए संस्थान में जॉन वॉन न्यूमैन, कट गोडेल और हरमन वेल के साथ पहले चुने गए 4 लोगों में से एक थे। उन्होंने जल्द ही गोडेल के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की। दोनों अपने काम पर चर्चा करते हुए लंबी सैर पर साथ जाते। ब्रुरिया कॉफमैन, उनके सहायक, बाद में एक भौतिक विज्ञानी बन गए। इस अवधि के दौरान आइंस्टीन ने एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी विकसित करने और क्वांटम भौतिकी की स्वीकृत व्याख्या का खंडन करने का प्रयास किया। दोनों ही असफल रहे। वो 1935 के बाद से प्रिंसटन में अपने घर पर रहे। एल्बर्ट आइंस्टीन हाउस को 1976 में राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल बनाया गया था। 1939 में हंगरी के वैज्ञानिकों के एक समूह ने, जिसमें प्रवासी भौतिक विज्ञानी लियो सिजिलार्ड भी शामिल थे, वाशिंगटन डीसी को चल रहे नाजी परमाणु बम अनुसंधान के बारे में सचेत करने की कोशिश की। समूह की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। आइंस्टीन और जिलार्ड, एडवर्ड टेलर और यूजीन विग्नर जैसे अन्य शरणार्थियों के साथ अमेरिकियों को इस संभावना के बारे में सचेत करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि जर्मन वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने की दौड़ जीत सकते हैं, और चेतावनी देने के लिए कि हिटलर इस तरह के हथियार का सहारा लेने के लिए तैयार होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अमेरिका खतरे से अवगत है। जुलाई 1939 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से कुछ महीने पहले जिलार्ड और विग्नर ने परमाणु बम की संभावना को समझाने के लिए आइंस्टीन से मुलाकात की, जिसके बारे में आइंस्टीन, जो एक शांतिवादी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्हें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जिलार्ड के साथ एक पत्र लिखकर अपना समर्थन देने के लिए कहा गया, जिसमें अमेरिका को ध्यान देने और अपने स्वयं के परमाणु हथियार अनुसंधान में शामिल होने की सिफारिश की गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह पत्र द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश की पूर्व संध्या पर परमाणु हथियारों की गंभीर जांच को अपनाने के लिए अमेरिका के लिए यकीनन मुख्य प्रेरणा था। पत्र के अलावा आइंस्टीन ने बेल्जियम के शाही परिवार और बेल्जियम की रानी मां के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल व्हाइट कमरा ओवल ऑफिस में एक निजी दूत के माध्यम से पहुंच प्राप्त करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं कि आइंस्टीन के पत्र और रूजवेल्ट के साथ उनकी बैठकों के परिणामस्वरूप अमेरिका ने मैनहट्टन परियोजना को शुरू करने के लिए अपने विशाल भौतिक, वित्तीय और वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करते हुए बम विकसित करने की दौड़ में प्रवेश किया। आइंस्टीन के लिए युद्ध एक बीमारी थी और उन्होंने युद्ध के विरोध का आह्वान किया। रूजवेल्ट को पत्र पर हस्ताक्षर करके कुछ लोग तर्क देते हैं कि वह अपने शांतिवादी सिद्धांतों के खिलाफ गए। 1954 में अपनी मृत्यु से 1 साल पहले आइंस्टीन ने अपने पुराने दोस्त लिनुस पॉलिंग से कहा, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की जब मैंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को परमाणु बम बनाने की सिफारिश करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कुछ औचित्य था। खतरा ये था कि जर्मन उन्हें बना लेंगे। 1955 में आइंस्टीन और ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल सहित 10 अन्य बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियारों के खतरे पर प्रकाश डालने वाले एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1960 में आइंस्टीन को मरणोपरांत वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के चार्टर सदस्य के रूप में शामिल किया गया, एक संगठन जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने खुद को विज्ञान के जिम्मेदार और नैतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध किया था, विशेष रूप से परमाणु हथियारों के विकास के आलोक में। आइंस्टीन 1940 में अमेरिकी नागरिक बन गए। न्यू जर्सी के प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में अपना करियर शुरू करने के कुछ समय बाद ही उन्होंने यूरोप की तुलना में अमेरिकी संस्कृति में योग्यता तंत्र मेरिटोक्रेसी की तारीफ की। उन्होंने सामाजिक रुकावटों के बिना लोगों के अपनी मर्जी से कहने और सोचने के अधिकार को पहचाना। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप लोगों को ज्यादा रचनात्मक बनने के लिए बढ़ावा मिला,
यह एक ऐसी खूबी थी जिसे उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई से ही महत्व दिया था। आइंस्टीन प्रिंसटन में नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल में शामिल हुए, जहां उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन कैंपेन चलाया। उन्होंने नस्लवाद को अमेरिका की सबसे बुरी बीमारी माना और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी गई चीज माना। अपनी भागीदारी के एक हिस्से के रूप में उन्होंने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता W.E.B. डू बोइस के साथ पत्र व्यवहार किया और 1951 में एक कथित विदेशी एजेंट के रूप में उनके मुकदमे के दौरान उनकी ओर से गवाही देने के लिए तैयार थे। जब आइंस्टीन ने डू बोइस के लिए चरित्र गवाह बनने की पेशकश की तो न्यायाधीश ने मामले को छोड़ने का फैसला किया। 1946 में आइंस्टीन ने पेंसिल्वेनिया में लिंकन विश्वविद्यालय का दौरा किया, जो ऐतिहासिक रूप से अश्वेतों का कॉलेज था, जहां उन्हें मानद डिग्री से सम्मानित किया गया था। लिंकन अफ्रीकी अमेरिकियों को कॉलेज की डिग्री प्रदान करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय था। पूर्व छात्रों में लैंगस्टन ह्यूजेस और थरगूड मार्शल शामिल हैं। आइंस्टीन ने कहा है, जैसा कि जीवनी लेखक लिखते हैं कि जब मैरियन एंडरसन ब्लैक कॉन्ट्राल्टो 1937 में एक संगीत कार्यक्रम के लिए प्रिंसटन आए तो होटल ने उन्हें कमरा देने से मना कर दिया। इसलिए आइंस्टीन ने उन्हें मुख्य सड़क पर अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया, जो एक गहरा व्यक्तिगत और साथ ही प्रतीकात्मक इशारा था। जब भी वो प्रिंसटन लौटी, वह आइंस्टीन के साथ ही रही। उनकी अंतिम यात्रा आइंस्टीन की मृत्यु से ठीक 2 महीने पहले हुई थी। एल्बर्ट आइंस्टीन के राजनीतिक विचार। एल्बर्ट आइंस्टीन और एल्सा आइंस्टीन 1921 में न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। उनके साथ ज़ायोनी नेता चैम वीजमैन, इजराइल के होने वाले राष्ट्रपति वीजमैन की पत्नी वेरा वीजमैन, मेनाहेम उसिश्किन और बेन ज़ायन मोसिनसन है। 1918 में आइंस्टीन जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो एक उदारवादी लिबरल पार्टी थी, की स्थापना की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे। बाद में अपनी जिंदगी में आइंस्टीन का राजनीतिक विचार समाजवाद सोशलिज्म के पक्ष में था और वे पूंजीवाद कैपिटलिज्म की आलोचना करते था, जिसके बारे में उन्होंने समाजवाद क्यों जैसे अपने निबंधों में विस्तार से बताया। समय के साथ बोल्शेविकों के बारे में उनकी राय भी बदली। 1925 में उन्होंने सरकार का एक अच्छी तरह से नियंत्रित तंत्र न होने के लिए उनकी आलोचना की और उनके शासन को आतंक का शासन और इंसानी इतिहास में एक ट्रेजेडी कहा। बाद में उन्होंने ज्यादा नर्म नजरिया अपनाया, उनके तरीकों की आलोचना की लेकिन उनकी तारीफ भी की, जो 1929 में व्लादिमीर लेनिन पर उनकी टिप्पणी से पता चलता है। लेनिन में मैं एक ऐसे आदमी का सम्मान करता हूं, जिसने अपनी पूरी जान देकर सामाजिक न्याय को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुझे उनके तरीके सही नहीं लगते। हालांकि एक बात पक्की है, उनके जैसे लोग इंसानियत की अंतरात्मा के रखवाले और उसे नया करने वाले होते हैं। आइंस्टीन ने अक्सर सैद्धांतिक भौतिकी, थ्योरेटिकल फिजिक्स या गणित से अलग मामलों पर फैसले और राय देने की पेशकश की और उनसे ऐसा करने के लिए कहा गया। उन्होंने एक लोकतांत्रिक वैश्विक ग्लोबल सरकार के विचार का जोरदार समर्थन किया, जो एक विश्व महासंघ वर्ल्ड फेडरेशन के ढांचे में राष्ट्र राज्यों की ताकत को रोकेगी। उन्होंने लिखा, मैं विश्व सरकार का समर्थन करता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि इंसान जिस सबसे भयानक खतरे में कभी फंसा है, उसे खत्म करने का कोई और मुमकिन तरीका नहीं है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने 1932 में आइंस्टीन पर एक गुप्त दस्तावेज सीक्रेट डोजियर बनाया। उनकी मौत के समय तक यह 1427 पेज लंबा हो गया था। आइंस्टीन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, जिनके साथ वे पत्र व्यवहार करते थे। उन्होंने गांधी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बताया। शुरुआती संबंध 27 सितंबर 1931 को बना, जब विल्फ्रेड इजराइल अपने भारतीय मेहमान वी. सुंदरम को अपने दोस्त आइंस्टीन के कैपुत शहर में उनके गर्मियों के घर पर उनसे मिलवाने ले गए। सुंदरम गांधी के शिष्य और विशेष दूत थे, जिनसे विल्फ्रेड इजराइल भारत दौरे पर और 1925 में भारतीय नेता के घर जाने के दौरान मिले थे। यात्रा के दौरान आइंस्टीन ने गांधी को एक छोटा पत्र लिखा, जो सुंदरम के जरिए उन्हें दिया गया, और गांधी ने तुरंत अपने पत्र से जवाब दिया।
हालांकि आखिर में आइंस्टीन और गांधी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाए, लेकिन विल्फ्रेड इजराइल के जरिए उनके बीच सीधा संबंध बन गया। 1929 में ज्यूरिख में युद्ध विरोधियों की एक बैठक में जब उनसे पूछा गया कि एक और युद्ध होने पर उनका रवैया क्या होगा, तो आइंस्टीन ने कहा, मुझे बिना किसी शर्त के हर प्रत्यक्ष डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट युद्ध सेवा को मना कर देना चाहिए और अपने दोस्तों को भी यही रवैया अपनाने के लिए मनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे युद्ध के कारणों पर आम राय कुछ भी हो। आइंस्टीन एक यहूदी यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी की स्थापना में एक अहम नेता लीडर थे, जो 1925 में खुली। इससे पहले 1921 में जैव रसायन शास्त्री बायोकेमिस्ट और विश्व ज़ायोनी संगठन के अध्यक्ष चैम वीजमैन ने उनसे योजना बनाई गई यूनिवर्सिटी के लिए धन फंड जुटाने में मदद करने के लिए कहा था। उन्होंने मलेरिया जैसी विभिन्न चल रही महामारियों से लड़ने के लिए कृषि संस्थान, रासायनिक संस्थान और सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी संस्थान के निर्माण का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने एक बुराई कहा जो देश के विकास के 1/3 हिस्से को कमजोर कर रही थी। उन्होंने हिब्रू और अरबी दोनों में दिए जाने वाले भाषा पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए एक प्राच्य ओरिएंटल अध्ययन संस्थान की स्थापना को भी बढ़ावा दिया। आइंस्टीन राष्ट्रवादी नहीं थे और एक स्वतंत्र यहूदी राज्य के निर्माण का विरोध करते थे। उन्होंने महसूस किया कि आने वाले यहूदियों की लहरें फिलिस्तीन में मौजूदा अरबों के साथ रह सकती हैं। 1948 में उनकी मदद के बिना इजराइल राज्य की स्थापना की गई थी। आइंस्टीन ज़ायोनी आंदोलन में एक मामूली भूमिका तक ही सीमित थे। इसके बाद आइंस्टीन ने एक व्यवहारिक रवैया अपनाया, ये समझते हुए कि कोई पीछे नहीं हट रहा है और नए राज्य का समर्थन किया जाना चाहिए। नवंबर 1952 में इजरायली राष्ट्रपति वेज़मेन की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति के बड़े पैमाने पर औपचारिक पद की पेशकश की। ये प्रस्ताव वाशिंगटन में इजराइल के राजदूत अब्बा एबन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने समझाया कि यह प्रस्ताव उस गहरे सम्मान को दर्शाता है जो यहूदी लोग अपने किसी भी बेटे के लिए रख सकते हैं। आइंस्टीन ने लिखा कि वह बहुत भावुक थे, लेकिन साथ ही दुखी और शर्मिंदा भी थे कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सके। आइंस्टीन ये पद नहीं चाहते थे और इजरायली सरकार भी नहीं चाहती थी कि वह इसे स्वीकार करे, लेकिन फिर भी वह ये प्रस्ताव देने के लिए विवश महसूस कर रही थी। बेन गुरियन के राजनीतिक सचिव और बाद में राष्ट्रपति रहे यित्ज़ाक नवोन ने बेन गुरियन के बारे में बताया, अगर वह हाँ कहते हैं तो मुझे क्या करना है, ये बताओ। मुझे उन्हें ये पद देना पड़ा क्योंकि ऐसा न करना नामुमकिन है, लेकिन अगर वह मान जाते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। यूनाइटेड ज्यूइश अपील के लिए आइंस्टीन के भाषण की शुरुआत 11 अप्रैल 1943 रेडियो द्वारा रिकॉर्डिंग। देवियों और सज्जनों, हमारे जमाने को इंसान के बौद्धिक विकास में हुई तरक्की पर गर्व है। सच और ज्ञान की खोज और कोशिश इंसान के सबसे बड़े गुणों में से एक है। ली स्मोलिन के अनुसार, मेरा मानना है कि आइंस्टीन को इतना कुछ हासिल करने में मुख्य रूप से एक नैतिक गुण की वजह से मदद मिली। वो बस कहीं ज्यादा परवाह करते थे। अपने अधिकांश सहयोगियों की तुलना में आइंस्टीन का मानना था कि भौतिकी के नियमों को प्रकृति में सब कुछ सुसंगत रूप से समझाना होगा। आइंस्टीन ने अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कई लेखों और साक्षात्कारों में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बारूक स्पिनोजा के दर्शन के अवैयक्तिक सर्वेश्वरवादी ईश्वर के प्रति सहानुभूति है। वह एक ऐसे व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे जो खुद को मनुष्यों के भाग्य और कार्यों से चिंतित रखता हो, एक दृष्टिकोण जिसे उन्होंने भोला बताया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं नास्तिक नहीं हूँ। वे खुद को अज्ञेयवादी या गहराई से धार्मिक नास्तिक कहना पसंद करते हैं। उन्होंने लिखा कि ब्रह्मांड के नियमों में एक आत्मा प्रकट होती है, एक आत्मा जो मनुष्य की आत्मा से बहुत श्रेष्ठ है और जिसके सामने हमें अपनी मामूली शक्तियों के साथ विनम्र महसूस करना चाहिए। इस तरह विज्ञान की खोज एक विशेष प्रकार की धार्मिक भावना की ओर ले जाती है। आइंस्टीन मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में गैर धार्मिक मानवतावादी और नैतिक संस्कृति समूहों से जुड़े थे।
उन्होंने न्यूयॉर्क की फर्स्ट ह्यूमनिस्ट सोसाइटी के सलाहकार बोर्ड में काम किया और रैशनलिस्ट एसोसिएशन के मानद सहयोगी थे, जो ब्रिटेन में न्यू ह्यूमनिस्ट प्रकाशित करता है। न्यूयॉर्क सोसाइटी फॉर एथिकल कल्चर की 75वीं सालगिरह के लिए उन्होंने कहा कि नैतिक संस्कृति का विचार धार्मिक आदर्शवाद में सबसे मूल्यवान और स्थायी चीज की उनकी व्यक्तिगत अवधारणा को मूर्त रूप देता है। उन्होंने कहा, नैतिक संस्कृति के बिना मानवता के लिए कोई मुक्ति नहीं है। 3 जनवरी 1954 को दार्शनिक एरिक गुटकिंड को जर्मन भाषा में लिखे एक पत्र में आइंस्टीन ने लिखा, मेरे लिए ईश्वर शब्द मानवीय कमजोरियों की अभिव्यक्ति और उत्पाद से अधिक कुछ नहीं है। बाइबल सम्माननीय, लेकिन फिर भी आदिम किंवदंतियों का एक संग्रह है जो फिर भी बहुत बचकानी है। कोई भी व्याख्या चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, मेरे लिए इसे बदल नहीं सकती। मेरे लिए यहूदी धर्म अन्य सभी धर्मों की तरह सबसे बचकाने अंधविश्वासों का अवतार है, और यहूदी लोग जिनसे मैं खुशी से जुड़ा हुआ हूँ और जिनकी मानसिकता से मेरा गहरा जुड़ाव है, मेरे लिए अन्य सभी लोगों से अलग कोई गुण नहीं रखते हैं। मैं उनके बारे में कुछ भी चुना हुआ नहीं देख सकता। आइंस्टीन लंबे समय से शाकाहार के प्रति सहानुभूति रखते थे। 1930 में जर्मन वेजिटेरियन फेडरेशन के उपाध्यक्ष हरमन हथ को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा, हालांकि बाहरी हालात की वजह से मुझे पूरी तरह से शाकाहारी खाना खाने से रोका गया है, लेकिन मैं लंबे समय से सिद्धांत रूप से इसका पालन करता रहा हूँ। सुंदरता और नैतिक कारणों से शाकाहार के मकसद से सहमत होने के अलावा मेरा मानना है कि इंसान के स्वभाव पर इसके पूरी तरह से शारीरिक असर से शाकाहारी तरीके से जीने से इंसानियत पर सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो खुद अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में ही शाकाहारी बने। मार्च 1954 में उन्होंने एक पत्र में लिखा, तो मैं बिना वसा फैट, बिना मांस, बिना मछली के जी रहा हूँ, लेकिन इस तरह काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगभग ऐसा लगता है कि इंसान मांसाहारी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आइंस्टीन को कम उम्र में ही संगीत की समझ हो गई थी। अपनी आखिरी डायरी में उन्होंने लिखा, अगर मैं भौतिकविद नहीं होता तो शायद संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत के बारे में सोचता हूँ। मैं संगीत में अपने दिन के सपने जीता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को संगीत के नजरिए से देखता हूँ। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी संगीत से मिलती है। उनकी माँ पियानो काफी अच्छा बजाती थी और चाहती थी कि उनका बेटा वायलिन सीखे, ताकि न सिर्फ उसमें संगीत के लिए प्यार पैदा हो बल्कि उसे जर्मन संस्कृति में घुलने मिलने में भी मदद मिले। कंडक्टर लियोन बॉटस्टीन के मुताबिक आइंस्टीन ने 5 साल की उम्र में वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। हालांकि उस उम्र में उन्हें इसमें मजा नहीं आया। जब वह 13 साल के हुए तो उन्हें मोजार्ट के वायलिन सोनाटा मिले, जिसके बाद वह मोजार्ट की रचनाओं के दीवाने हो गए और उन्होंने और ज्यादा मन लगाकर संगीत सीखा। आइंस्टीन ने बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के खुद ही वायलिन बजाना सीखा। उन्होंने कहा कि प्रेम कर्तव्य की भावना से बेहतर शिक्षक है। 17 वर्ष की आयु में उन्हें आराव में एक स्कूल परीक्षक ने बीथोवेन के वायलिन सोनाटा बजाते हुए सुना। परीक्षक ने बाद में कहा कि उनका वादन उल्लेखनीय और महान अंतर्दृष्टि को प्रकट करने वाला था। बॉटस्टीन लिखते हैं कि परीक्षक को जिस बात ने प्रभावित किया वह ये थी कि आइंस्टीन ने संगीत के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित किया, एक ऐसा गुण जो पहले भी कम था और अब भी कम है। इस छात्र के लिए संगीत का एक असामान्य अर्थ था। उस अवधि के बाद से संगीत ने आइंस्टीन के जीवन में एक महत्वपूर्ण और स्थायी भूमिका निभाई। हालांकि खुद एक पेशेवर संगीतकार बनने का विचार कभी भी उनके दिमाग में नहीं था। जिन लोगों के साथ आइंस्टीन ने संगीत बजाया उनमें कुछ पेशेवर थे, जिनमें कट एपलबाम भी शामिल थे। उन्हें कभी कभी गलती से मोजार्ट के काम के कोशेल कैटलॉग के 1937 संस्करण के संपादक के रूप में श्रेय दिया जाता है। वह संस्करण अल्फ्रेड आइंस्टीन द्वारा तैयार किया गया था, जो शायद दूर के रिश्तेदार रहे होंगे। मोजार्ट एक विशेष पसंदीदा थे। उन्होंने कहा कि मोजार्ट का संगीत इतना शुद्ध है कि ऐसा लगता है कि यह ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहा है। हालांकि उन्होंने बीथोवेन की तुलना में बाख को प्राथमिकता दी। एक बार कहा, मुझे बाख दो, बल्कि और फिर और बाख दो। 1931 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शोध में लगे रहने के दौरान
उन्होंने लॉस एंजल्स में ज़ोलेना परिवार के संगीत संस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़ोलेना चौकड़ी के सदस्यों के साथ बीथोवेन और मोजार्ट के कुछ कार्यों को बजाया। अपने जीवन के अंत के करीब जब युवा जूलियार्ड चौकड़ी ने प्रिंसटन में उनसे मुलाकात की तो उन्होंने उनके साथ वायलिन बजाया और चौकड़ी आइंस्टीन के तालमेल और स्वर के स्तर से प्रभावित हुई। 17 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन को पेट की महाधमनी धमनी विस्फार के टूटने के कारण आंतरिक रक्तस्राव का अनुभव हुआ, जिसे पहले 1948 में शल्य चिकित्सा सर्जरी द्वारा मजबूत किया गया था। वह इजराइल राज्य की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक दूरदर्शन टेलीविजन कार्यक्रम के लिए तैयार किए जा रहे भाषण का मसौदा अपने साथ अस्पताल ले गए, लेकिन वह इसे पूरा करने के लिए जीवित नहीं रहे। आइंस्टीन ने शल्य चिकित्सा से इनकार कर दिया और कहा, मैं जब चाहूं तब जाना चाहता हूं। कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा करना बेस्वाद है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब जाने का समय है। मैं इसे शान से करूंगा। अगली सुबह 76 वर्ष की आयु में प्रिंसटन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अंत तक काम करना जारी रखा। शव परीक्षण के दौरान पैथोलॉजिस्ट थॉमस स्टोल्स हार्वे ने आइंस्टीन के मस्तिष्क को उनके परिवार की अनुमति के बिना सुरक्षित रखने के लिए निकाल दिया, इस उम्मीद में कि भविष्य का तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस ये पता लगाने में सक्षम होगा कि आइंस्टीन इतने बुद्धिमान कैसे थे। आइंस्टीन के अवशेषों का ट्रेंटन, न्यू जर्सी में अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को एक अज्ञात स्थान पर बिखेर दिया गया। 13 दिसंबर 1965 को यूनेस्को मुख्यालय में दिए गए एक स्मारक व्याख्यान में परमाणु भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक व्यक्ति के रूप में आइंस्टीन के बारे में अपनी धारणा को संक्षेप में प्रस्तुत किया। वह लगभग पूरी तरह से बनावट और पूरी तरह से सांसारिकता से रहित थे। उनके साथ हमेशा एक अद्भुत पवित्रता थी, जो एक साथ बच्चों जैसी और बहुत जिद्दी थी। आइंस्टीन ने अपने व्यक्तिगत अभिलेखागार, पुस्तकालय और बौद्धिक संपदा को इजराइल में यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय को दे दिया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की बचपन से लेकर आखिरी सांस तक की पूरी कहानी। उन्होंने हमें सिखाया कि कल्पना ज्ञान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपको आइंस्टाइन की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।